बच्चों गुड मॉर्निंग। आशा है तुम लोगों का यूनिट टेस्ट तो शुरू हो गया होगा। आज जब हम रिवीजन की बात करते हैं तो हमने कुछ व्हाट्सएप पर आपको मैसेज किया था कि रिवीजन कौन से लेसन से करें। तो कुछ लोगों ने चौथा लेसन दिया था, कुछ लोगों ने तीसरा लेसन बताया, तो कुछ ने कहा कि टीचर जी शुरू से करा दीजिए। तो कई तरह की चीज़ें आई। तो रिवीजन पहले लेसन से ही होता है, लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए छोड़ा था। तो चलिए कोई बात नहीं, हम पहले लेसन से ही रिवीजन शुरू करते हैं, जिससे कि सबको जो पीछे आई हैं जिनको ये लेसन नहीं मिला था वो लोग भी अपना फिर से एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी। ठीक है, तो रिवीजन में पहला लेसन आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं प्रकार। छोटे क्लास में जैसे कि हम लोग बार बार बताते थे कि रासायनिक अभिक्रिया सामान्य रूप में तुम लोग बोलती थी कि जब दो पदार्थों के बीच में क्रिया कराई जाती है तो क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के लिए। ठीक है, लेकिन अब उसको हम परिभाषा के रूप में जब पढ़ेंगे, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के पदार्थ यानी पदार्थों शब्द है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है। ठीक है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यदि किसी पदार्थ के गुण में, उसकी संरचना में, उसके संगठन में, उसकी आणविक संरचना में परिवर्तन होता है तो वह अभिक्रिया कहलाती है। अब ये परिवर्तन क्या है? दो प्रकार के परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को या दो पदार्थों को मिलाया जाता है तो उनकी अवस्था में परिवर्तन तो हो जाता है, उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सपोज करो कि कागज का टुकड़ा लेकर के उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं, तो क्या हो गया, उसकी बड़ी अवस्था से छोटी अवस्था हो गई। कागज के टुकड़े की बड़ी अवस्था से छोटी अवस्था हो गई, परिवर्तन हो गया, अवस्था में परिवर्तन उसके हो गया। और लेकिन जो छोटा टुकड़ा है और जो बड़ा टुकड़ा है दोनों के गुण समान हैं, दोनों के गुणों में कोई अंतर नहीं आता। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें उसकी अवस्था में तो परिवर्तन होता है लेकिन गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब सपोज करो कि जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ को लेकर के यदि हम खुले में रख देते हैं तो वह पानी बन जाता है। तो जो बर्फ़ का स्वाद होता है, जो बर्फ़ का गुण होता है, वही गुण पानी का भी है, केवल क्या हुआ, उसकी अवस्था परिवर्तित हो गई। फिर से हम उसको उस अवस्था में ले आ सकते हैं। भौतिक परिवर्तन की मुख्य विशेषता यही है कि यदि इसकी अवस्था परिवर्तन होता है तो पुनः हम उसको दूसरी अवस्था में ले आ सकते हैं, उसके पुनः उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, यह भी एक विशेषता है। तो ये भौतिक परिवर्तन है। जैसे शरबत बनाते हैं, चीनी का और पानी का शरबत बना देते हैं, फिर हम चाहें तो उसको गर्म करके वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा पानी को अलग कर लेते हैं और चीनी को अलग कर लेते हैं। तो ये उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला जो है रासायनिक गुण, ऐसे पदार्थ जिनमें अगर परिवर्तन कर दिया जाए, क्रिया करा दी जाए, तो जो परिवर्तन होता है वह एक नया पदार्थ बन जाता है, वह एक नया पदार्थ बन जाता है। यानी जो पदार्थ लिए गए थे उनके गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी, जल के अणु बनते हैं। हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है, लेकिन जल क्या है, द्रव अवस्था में है। इसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो गया और इसके गुण में भी परिवर्तन हो गया, तो आणविक संरचना में भी परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है वो अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और नाभिकीय अभिक्रियाएं। इतना स्पष्ट है सबको? परिवर्तन सबको क्लियर है? अब अभिक्रियाएं हम लोग देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और नाभिकीय अभिक्रियाएं।
जब दो पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, यानी दो पदार्थों के बीच क्रिया कराई जाती है, तो एक नया पदार्थ बनता है जो क्रियाकारी पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में? जब दो पदार्थ लेते हैं तो इन दो पदार्थों के मध्य जब क्रिया होती है तो एक नया पदार्थ बनता है। वो नया पदार्थ क्रियाकारी पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। तो नया पदार्थ बन गया। ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सपोज करो जिंक ऑक्साइड, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया है। रासायनिक अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जिंक सल्फेट का जो गुण है वो जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, तो हम लोगों को यही रासायनिक अभिक्रिया देखनी है। आपके कोर्स में यही है। थोड़ा सा मैं बता दें कि नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है। प्रकृति में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। इन पदार्थों में ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो स्वतः विखंडन की क्रिया उनमें होती रहती है। पदार्थ बहुत सारे क्रिया करते हैं संयुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम, ये सब स्वतंत्र अवस्था में होते हैं क्योंकि यह कम क्रियाशील होते हैं या वो बहुत कम ही पदार्थों के साथ ये क्रिया करते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो प्रकृति में स्वतः इनमें क्रिया होती रहती है। ये किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया नहीं करते हैं, स्वयं में इनकी क्रिया होती है। और वह क्रिया कहाँ होती है? नाभिक में। पदार्थ के परमाणु के नाभिक विखंडित होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, यूरेनियम है। हमारे भारतवर्ष में यूरेनियम की खाने भी पाई जाती हैं। तो यूरेनियम जो है वह महंगा धातु है और इसको कहते हैं भारी नाभिक वाला तत्व या भारी नाभिक वाला परमाणु। इसका परमाणु द्रव्यमान अधिक होता है। ठीक है, इसकी वजह से इसके नाभिक स्वतः विखंडित होते हैं, टूटते हैं। थोड़ा सा ये प्रोसेस लंबा है, हम बताएंगे इसको। तो ये इसके नाभिक टूटते हैं और टूट करके दो हल्के तत्वों के परमाणु में बन जाते हैं। और इसके साथ साथ जब यह विखंडित होता है, कोई भी पदार्थ ब्रह्मांड में यदि टूटता है तो उससे ऊर्जा निकलती है। तो यूरेनियम से बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। इतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है कि इससे निकलने वाली ऊर्जा के कारण जो रेज होती हैं वहाँ के वातावरण को प्रभावित कर देती है। वहाँ आसपास कोई जीव जंतु नहीं रह पाता है, इतनी अधिक उसकी ऊर्जा होती है। तो आगे चल के वैज्ञानिकों ने काफ़ी शोध किया और इसके लिए नाभिकीय रिएक्टर, एक यंत्र बनाया गया जिसमें कि इस यूरेनियम से निकलती हुई, यूरेनियम का प्रयोग किया गया ईंधन के रूप में, और इस यूरेनियम से निकलने वाली ऊर्जा को एकत्र किया गया। एकत्र करना मतलब उसका उपयोग किया गया, उसको नियंत्रित किया गया, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा निकलती है अनियंत्रित होती है, इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इस अनियंत्रित ऊर्जा को नाभिकीय रिएक्टर यंत्र में नियंत्रित किया गया और नियंत्रित करके इस ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जा रही है। 6th क्लास में तुम लोग पढ़ी होगी कि कहाँ कहाँ नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने के केंद्र हैं। जैसे नरौरा है, कलपक्कम है ना। ये सब जगहों पर जो है यूरेनियम से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा रासायनिक अभिक्रिया जो है दो प्रकार की, रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया। इस नाभिकीय अभिक्रिया को थोड़ा और डिटेल में हम लोग जाएंगे, आपके 11th के कोर्स में है ये। थोड़ा सा और बता दें कि नाभिकीय विखंडन ही नहीं होता है, इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया भी होती है। अब नाभिकीय संलयन क्या है? दो हल्के परमाणु के नाभिक जब आपस में टकराते हैं या आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने में भी उतनी ही अधिक ऊर्जा लगती है।
वह जो ऊर्जा होती है वह नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। उसमें जो ऊर्जा निकलती है जुड़ने में, सपोज करो सूर्य के बारे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य का जो ऊष्मा है वह नाभिकीय ऊर्जा की ही देन है। तो क्या हुआ है उसमें, हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक जिसको कि हम प्रोटॉन भी कहते हैं, दो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक दोनों क्या है, धनायन है। किसी भी तत्व के परमाणु का नाभिक धनायन होता है, ठीक है। तो ये धनायन है। जब दो समान आवेशों को मिलाया जाता है तो इनमें प्रतिकर्षण होता है और इस प्रतिकर्षण के फलस्वरूप ये दूर हटते हैं। तो सपोज करो कि एक ये नाभिक है, इसके अंदर अगर बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणु हैं तो क्या होगा, इनके नाभिक आपस में जुड़ पाएंगे नहीं, इनके नाभिक दूर दूर हटेंगे क्योंकि समान आवेश है। तो दूर दूर हटने के कारण से ये एक दूसरे प्रोटॉन से टकराते रहते हैं, इसमें घर्षण की क्रिया होती रहती है। इस घर्षण के कारण से, टकराने के कारण से जो ऊर्जा इसमें निकलती है वह नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है, क्योंकि नाभिकीय संलयन हो रहा है जुड़ने के, तो आपस में ये टूटते हैं। ये नाभिक जो है जुड़ने के लिए एक दूसरे के साथ टकराते हैं, टकराने के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलती है वह नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा कहलाती है, इसको संलयन की क्रिया कहते हैं। तो यह ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा। तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि सूर्य के नाभिक में जो ऊष्मा है, जो उसमें ऊर्जा है, वह नाभिकीय संलयन की ही देन है। हालांकि अभी यह विवादित है, सत्य नहीं है, लेकिन एक आंकड़ा, एक अनुमान लगाया गया है ऐसा। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों अभिक्रियाओं से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा, और यह क्रिया क्या हुई, नाभिकीय अभिक्रिया। क्लियर है इतना सबको? अब आगे हम लोग देखेंगे कि नाभिकीय ये रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। जो आपके बुक में है रासायनिक अभिक्रियाएं, सबसे पहली अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सॉरी योगात्मक अभिक्रिया। पहला है योगात्मक। योगात्मक एडिशन रिएक्शन, नाम से ही लग रहा है योग करना, जोड़ना, ठीक है। यानी जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो दोनों एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है या क्रिया कराई जाती है तो जो बनता है वह सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या हुआ इसमें, सल्फर और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जुड़ गए, दो पदार्थ आपस में जुड़ गए और एक नया पदार्थ बना दिए। यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। स्पष्ट है सबको? अब ये क्रिया करते समय होता क्या है, जैसे सल्फर के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साथ क्रिया करते हैं। जब थोड़ा सा अणुओं को संयोजकता पढ़ाया गया था 9th क्लास में, तो उस समय हमने बताया था कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी पदार्थ के या किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब यही क्रिया करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताए थे कि अगर H2O है तो ये H2O बना कैसे, हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के प्रथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका प्रथम कोश में कम से कम बोरबरी नियम के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है।
दूसरा जो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन परमाणु है, दोनों हाइड्रोजन परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 8। 2 और 6। प्रथम कोष में 6 और प्रथम कोष में 2 और दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। स्पष्ट है इतना? ये इलेक्ट्रॉन, अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना कोष पूर्ण करने के लिए? बोरबरी नियम के अनुसार किसी कक्ष में के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 8 होती है तो वह कक्ष पूर्ण माना जाता है। ठीक है? अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ये हाइड्रोजन परमाणु अब क्या करेगा कि यह जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके साथ ये मिल गया और यही 6 इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ भी मिल गया। इसके कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ऑक्सीजन के 8 हो गए। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है तो यह हाइड्रोजन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन लेगा भी, और यह हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अलग अलग लेंगे दोनों। इस वाले इलेक्ट्रॉन इसको हम इसके साथ करते हैं और इसको दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी 2 पूरा हो गया, इसका भी 2 पूरा हो गया, इसका भी 8 पूरा हो गया। तो इनके बीच में जो बंध बन गया वो इस तरह से बन गया। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, इस हाइड्रोजन परमाणु से और इस हाइड्रोजन परमाणु से 1 हो गया, और दोनों को मिलाकर के इसका 8 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया ये से, 6 और 1 8 हो गया। तो इस तरह से इनके बीच में एक सहसंयोजक बंध बन जाता है, तो ये एक यौगिक बन गया। ठीक है? रासायनिक अभिक्रिया। तो इसी तरह से प्रत्येक पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है कि जब 2 पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो दोनों जब जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, कोई आपसे पूछ देगा कि रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है, तो पदार्थों के परमाणुओं के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अभिक्रिया से रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्लियर इतना? यानी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ही सक्रिय होते हैं, परमाणु के इलेक्ट्रॉन सक्रिय होते हैं। हमेशा याद रखना, अणु शब्द नहीं बोलना। परमाणु के इलेक्ट्रॉन सक्रिय होते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। दूसरा रिएक्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब 2 पदार्थ को अगर क्रिया कराई जाती है तो एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए CuSO4 प्लस Fe। CuSO4 क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि आयरन डाला जाए, आयरन की क्रिया कराई जाए, तो जो पदार्थ मिलता है वह इस तरह से मिलता है FeSO4 प्लस Cu। क्या हुआ? यह Fe यहाँ आ गया और ये इसकी जगह चला गया। प्रतिस्थापन, उस यौगिक में से प्रतिस्थापित हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, उसकी जगह पर ये आ गया, इसकी जगह पर वो चला गया। तो CuSO4 प्लस Fe, तो FeSO4 प्लस Cu। ये कौन सी अभिक्रिया हुई? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है? अब एक चीज़ और, तुम लोग का भी 2 अभिक्रिया बताने के बाद एक चीज़ और बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लोग ये मिस्टेक हमेशा करती हो। S प्लस O2 SO2 आप लिखती हो अपनी कॉपी में कैसे? कैपिटल S स्मॉल o, और ये क्या है? गलत है, और कहती हो कि टीचर मेरा एग्जाम में नंबर कट गया। तो इसको ध्यान में रखना है कि जो फार्मूला जैसे है वैसे ही लिखें। अगर कैपिटल O है तो आप कैपिटल O लिखेंगे। सोडियम लिखना है आपको तो आप N कैपिटल और A कैपिटल लिख देती हैं, ये गलत है। छोटे क्लास में ही आपको बताया गया था कि सोडियम का नाम क्या है? नाइट्रियम है, लैटिन नाम है।
चूँकि इसके पहले एक पदार्थ मिल चुका था नाइट्रोजन, इसलिए इसका नाम जो है इसके नाम के साथ संकेत के साथ स्मॉल लेटर लगाए गए हैं, तो Na। इस चीज़ को ध्यान में रख करके ही रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। अभी इतना आप ध्यान रखेंगी, 2 अभिक्रिया जो नहीं समझ में आएगा तो फिर से